of you. A very good evening to all of you. Good evening, Priya. Good evening, Annapurna. I'm doing fine now. As you can see from my face itself that I am not doing good today, but it's better at least. Because in morning it was very difficult for me to even speak. So I thought it is better to reschedule the session rather than taking a class where there is going to be a lot of pressure on me. Okay, so we'll start with today's class. And sometimes, I really want you to be patient with me. If sometimes in morning I am sick, it happens like that. So if that's the case, be a little patient, and I'm going to definitely cover the syllabus on time, or I'm going to cover the syllabus at all cost. It's just that sometimes my health is not with me. Okay, so today we have to further discuss. आज हमें discuss करना है आगे. हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट. सो लास्ट क्लास में हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट शुरू किया था एंड हमने बेसिक्स कवर किए थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के. बेसिक्स में हमने देखा था कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमने समझने की कोशिश की थी. अब आज की इस क्लास में हम फर्दर इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर करेंगे. ठीक है, विल डू दैट. एटलीस्ट जो बेसिक रहेगा हमारा हिंदू, दिस धर्म शास्त्र, एंड द अदर वन इज दिस अर्थशास्त्र. इसको कवर करने की कोशिश की जाएगी आज की क्लास में. नाउ अनदर थिंग इज नॉट जस्ट दिस, मैं सोच रही हूँ थोड़े बहुत एडिशनली इसमें अपडेट करने की. तो कोई भी अपडेशन रहेगा बैच नंबर 8 में, स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम. ठीक है, अगर बैच नंबर 8 में कोई अपडेशन होता है तो बैच नंबर 8 की जो पीडीएफ्स रहेंगी आप एक बारी वो अपना देख लेना. ठीक है, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि उनके बैच की पीडीएफ में कुछ एडिशन हो, वैल्यू एडिशन, लिखना ना पड़े ज़्यादा, या अगर लिखना पड़ रहा है तो वो देख लेंगे क्या कैसे होता है. ठीक है, सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अभी तक हमने कवर किया है मॉरिस जॉन्स, हमने देखा था सीलियंट फीचर्स क्या है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, क्लासिफिकेशन में डिफरेंसेस हमने देखे. अभी हमें धर्मशास्त्र को कवर करना है. ठीक है, एक्चुअली एडिशन जो होगा वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का भी शायद एडिशन हो, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट. अभी एकदम स्क्रैच से आई एम गोइंग टू रिपीट इट. मतलब सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत एडिशन और किया जाए, वैल्यू एडिशन. हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, आप लोगों को एडिशन जो भी रहेगा आई लेट यू नो. अगर मुझे लगता है कि कोई एडिशन होगा तो आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है एंड आई एम स्टार्टिंग विद माई ओन प्रिपरेशन ऑल्सो. सो उस सिचुएशन में मैं थोड़ा और सोर्सेज मैं एक्सप्लोर करूँगी इसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट आई ऑल्सो अपीयर फॉर द पेपर. तो बाय दिसंबर इवन आई हैव टू फिनिश माय ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स का जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी. ठीक है, करंट अफेयर्स में सपोज मैंने कुछ पढ़ाया करंट अफेयर्स में, तो जितना आपको पढ़ाया जाएगा दैट इज द सेम थिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. हाँ, जहाँ पर भी अपडेशन होगा मैं बता दूंगी आपको, एंड वही देख लेना अकॉर्डिंगली. आप एक मिनट रुकिए.
that I'm looking for. This is Android phone. I don't think so. I'm having it. Okay. Okay. Here is. Take this. Okay. हाँ जी. कंपटीशन अरे नहीं. आई वांट कि 2017 के बाद अब आई शुड गिव माय अटेम्प्ट इन 2020, क्योंकि अभी ये है कि उस तरीके से सीरियस नहीं है प्रिपरेशन, मतलब मेरी तो हेल्थ, लेकिन कभी कभी हो ही जाता है, लेकिन आई थिंक आई शुड गिव इट गो, बिकॉज कब तक पढ़ाऊंगी मैं. आई थिंक कि एक लिमिट आ जाती है पढ़ाने की भी. मतलब इनिशियली आई रियली लाइक इट पढ़ाना एंड ऑल, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर रहेगा कि अगर इस तरीके से आई हैव अ डिफरेंट करियर नाउ, बिकॉज जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था पढ़ाना उस टाइम तक मेरे टेम्परामेंट अलग हो गया था लाइफ को लेकर. तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे. तो विल स्टार्ट विद धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र किसने लिखा है? धर्मशास्त्र से शुरुआत करेंगे. धर्मशास्त्र देखिए मनुस्मृति, इसमें थॉट्स जो मनु हैं उनके थॉट्स हमको देखने को मिलते हैं. धर्मशास्त्र यानी हिंदू ट्रेडिशन का पार्ट है. धर्म से रिलेटेड बात इसमें की जाती है. ठीक है. और धर्म क्या होता है, दंड क्या होता है, ये समझेंगे हम. ठीक है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या मेन मेन आइडियाज थे मनुस्मृति में. देखिए मनुस्मृति धर्मशास्त्र ट्रेडिशन से ही बिलोंग करती है. ठीक है. अब बात ये आती है मनु थे कौन. तो इंडियन ट्रेडिशन में मनु मानस पुत्र थे ब्रह्मा के. जैसे ब्रह्मा भगवान है तो भगवान हो गए गॉड, उनके ह्यूमन के फॉर्म में जो पुत्र होंगे उसको मानस पुत्र बोलते हैं. तो मानस पुत्र यानी डेमी गॉड टाइप. ठीक है. ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा इस यूनिवर्स के ओरिजिनेटर हैं, क्रिएटर हैं. ये इफेक्टिव से जो मनु है हमारे, उनका रोल आता है. मनु इज द फर्स्ट लॉ गिवर. सबसे पहले तो जो लॉ दिया था वो मनु ने ही दिया था हमारे ब्रह्मांड में. ठीक है. अर्थ पे मतलब. तो मनु हमको ये बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनका क्या रोल होता है. ठीक है. क्या रोल होता है? सो मनु हैज टोल्ड व्हाट धर्म ऑफ डिफरेंट वर्णा इज, कि डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ण है उनका क्या धर्म होता है. जैसे क्षत्रिय हो गए, उनका धर्म होगा कि उनको प्रोटेक्शन के लिए फाइट करनी पड़ेगी एनिमी के साथ. ठीक है. सो दैट इज ये हो जाएगा क्षत्रिय का. नेक्स्ट आता है ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऋग्वेदा में भी बात की गई है पृथ्वी धर्मम धृतम की. इसका क्या मतलब होता है? पृथ्वी धर्मम धृतम, इसका मतलब होता है कि धर्म एक ऐसी चीज है जो अर्थ पे लाइफ को होल्ड करके रखा हुआ है. अगर धर्म फॉलो नहीं करेंगे लोग तो अर्थ पे जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. यानी इसका मतलब है कि धर्म ऐसा लॉ है जो आपको फॉलो करना है, जो हमारी सोसाइटी को गवर्न करता है. उसके बिना हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. धर्म इज वेरी एसेंशियल. तो मनु का कहना है कि अगर आप लोग धर्म फॉलो नहीं करोगे, इफ धर्म इज नॉट फॉलोड, तो उससे अराजकता आती है. अराजकता यानी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, इट इज इंस्टेबिलिटी. ठीक है. अराजकता, एनार्की, इंस्टेबिलिटी, इसको बोला जाता है अराजकता. और अराजकता से आती है प्रलय. प्रलय यानी कैटास्ट्रॉफी. ठीक है. और अगर प्रलय आएगी तो धरती का अंत हो जाएगा, एंड ऑफ अर्थ. दैट विल लीड टू एंड ऑफ अर्थ. सो दिस इज अबाउट धर्मशास्त्र. मनुस्मृति का थोड़ा सा आइडिया है. इसके अलावा मनुस्मृति में और सभी बातें बोली गई हैं. जैसे पुरुषार्थ के बारे में बात की गई है मनुस्मृति में. पुरुषार्थ में देखिए ये बताया गया है मनुस्मृति में कि कौन कौन से 4 ह्यूमन लाइफ के गोल्स होते हैं, मतलब कौन कौन से एक स्टेजेस होते हैं जिस पे आपको जो फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से इसमें बताया गया है. तो इसमें रहेगा हमारा, अगर आप लोग देखोगे इसी में, सो 4 गोल्स ऑफ लाइफ. आई थिंक आप लोगों ने पढ़े भी होंगे ये. अगर नहीं याद है तो कुछ लोग उनके स्कूल में धर्म शिक्षा करके
एक सब्जेक्ट होता था, बहुत इजी सब्जेक्ट होता था। धर्म शिक्षा में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, धर्म से रिलेटेड कि कौन कौन से गोल्स ऑफ लाइफ हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते, बट धर्म शिक्षा और इन सब में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कवर करेंगे धर्म शास्त्र को। ठीक है, विल डू दैट। सो इन केस ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन, अभी मैंने पीडीएफ शेयर नहीं की है कि डिबेट क्या थी, तो सारी डिबेट और धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र एक ही साथ पढ़ाया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा इसमें वेट करने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा इसमें नोट्स रहेंगे। बाकी हिंदी मीडियम के लिए आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति में स्पेशली जो 4 गोल्स ऑफ लाइफ की बात की जाती है, वो 4 गोल्स ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले धर्म होता है, धर्म का मतलब होता है लॉ। ठीक है, लॉ जो पृथ्वी के ऊपर लाइफ को होल्ड करके रखता है, बिना लॉ के पृथ्वी पे प्रलय आ जाएगी। दूसरा होता है अर्थ, अर्थ से रिलेटेड होता है इकोनॉमी का, यानी काम से रिलेटेड भी 4 गोल्स ऑफ लाइफ में रहता है कि सबसे पहले चीज़ है कि आपको लॉ फॉलो करना है। दूसरा है कि इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से काम करते रहना है। दूसरा गोल होता है कामा से। तीसरा होता है कामा, दैट इज सेंसुअल प्लेजर से रिलेटेड, मैरिज एंड ऑल से रिलेटेड। ठीक है, और फिर आता है मोक्ष, मोक्ष इज लिबरेशन। ठीक है, निर्वाणा जिसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो हम देखेंगे कि मनुस्मृति में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लॉ या इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ है। अब हमने कल एक चीज़ देखी थी, जब हमने कवर किया था, हमने समझा था कि जो ये लोग होते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स होते हैं, ये सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। या तो ये स्टेट और लॉ की बात कर रहे थे, पावर किसके पास में होगी, ठीक है, जस्टिस कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, या फिर ये लोग इकोनॉमी से रिलेटेड बात किया करते थे। ठीक है, कि कैसे स्टेट को फ़ायदा होगा, कौन से एक्शंस लेने चाहिए, कौन सी पॉलिसीज लेनी चाहिए, उसके बारे में के लोग बात करेंगे। लेकिन अब इंडिया के केस में आप लोग देखोगे तो इंडियन ट्रेडिशन में आपको बाकी सब वे ऑफ लाइफ, जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, उसके साथ में भी डील किया था इसने। तो दिस इज द इंडियन वे ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ पे बैलेंस तरीके से सब चीज़ों पे बात की जाती है। लेकिन जब भी वेस्टर्न स्कॉलर्स बात करते हैं इंडिया की, तो वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और उन सब एस्पेक्ट पे ज़्यादा बात करते हैं, राइट। कामा सूत्रा एंड ये सब चीज़ें हो गई, ये सेंशुअल प्लेजर से रिलेटेड हो गया। मोक्ष से रिलेटेड हमारे ट्रेडिशन में बात की जाती है, पूजा पाठ से रिलेटेड कि भक्ति करोगे तो भक्ति से तुमको मोक्ष प्राप्ति होगी। आज के टाइम पे भी देखोगे कि जो लोग बड़े बूढ़े होते हैं, वो लोग माला जपते हैं, राम का नाम जपते हैं, 4 धाम पे जाते हैं, तो ये मोक्ष से रिलेटेड होता है। सो दिस इज अबाउट द पुरुषार्थ। हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ है, जिसके चलते जो दूसरे एस्पेक्ट हैं लाइफ के, उनको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट आता है, मनुस्मृति में आश्रम्स की बात भी की गई है, कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रमास है। आश्रम्स कौन कौन से हैं? देखो, हमारे यहाँ पे क्योंकि बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ है, तो उसके चलते आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मचर्य सबसे पहले। कि इससे भी बात की जाती है कि शुरुआत में क्या होता है कि शादी नहीं होगी, इसमें एजुकेशन पे, नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ब्रह्मचर्य पे। देन गृहस्थ में होगा जब शादी होगी, और शादी के मतलब ऐसे 100 सालों की अगर लाइफ होती है तो उसको 25-25 करके इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो पहले रहेगा ब्रह्मचर्य, फिर रहेगा गृहस्थ जीवन, उसके बाद रहेगा वानप्रस्थ, जिसमें जंगलों में निकल जाते हैं, पेनेंस ले लेते हैं, ठीक है, तपस्या करते हैं। उसके बाद आता है संन्यास, संन्यास मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब करते हैं। तो हमारे ट्रेडिशन में आश्रम का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। अब कोई इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा आपको कि ब्रह्मचर्य क्या है, गृहस्थ क्या है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम कौन सा है, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये इतना थोड़ा सा उस वाइज याद रखिए कि इंडिया में जो भी पॉलिटिकल थॉट स्पेशली एंशिएंट टाइम्स में हमको देखने को मिलता है, उसमें एथिकल एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे
धर्म से रिलेटेड जो बात की जाती है, यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल लाइफ से डील किया गया। जब हमने एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था, प्लेटो एंड एरिस्टोटल पढ़ा था, तो प्लेटो की बुक का नाम था रिपब्लिक, एरिस्टोटल की बुक का नाम था पॉलिटिक्स। ये लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही लिखते थे। ठीक है, इंडिया के केस में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हम हमेशा देखेंगे। ठीक है, इंडिया में माना जाता है कि डिवाइन इज ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट मतलब सब कुछ, जो भगवान है उसके हाथ में सब कुछ है। एंड उसी में हम देखेंगे कि सोसाइटी भी ऐसे बनाई गई है, गवर्नमेंट भी ऐसे बनाया गया है। और जो राजा हुआ करते थे, राजा को जो भी पावर दी जाती थी उसका क्या पर्पस हुआ करता था, जो पनिशमेंट दी जाएगी, पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, वो सब चीजें इंडिया में डील की गई हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं एक्चुअल लाइफ में, और जो शास्त्रों में लिखा है उसमें कहीं ना कहीं गैप है। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणिकल रिलीजन के अकॉर्डिंग, द ब्राह्मणिकल रिलीजन इज समथिंग, हम सोचते हैं कि जो ब्राह्मणों ने बोला है वही हिंदू रिलीजन का पार्ट है। ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ नॉन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस भी हैं जो कि मटेरियलिस्टिक इन नेचर है या इकोनॉमी से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे कोई भी नॉर्मल इंसान हो उसकी लाइफ में उस जमाने में। तो एथिक्स का इन्फ्लुएंस रहा है पुराने ज़माने में। एट द सेम टाइम जो सोशल सोशल सोसाइटी को लेकर के जो थॉट हुआ करता था, उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ मोरालिटी ही हो, उसमें मटेरियल लाइफ भी प्रेजेंटेड थी, यानी बैलेंस वे ऑफ लाइफ थी। और उसी के पर्सपेक्टिव से ये सभी चीज़ें, ये सभी डिविजन्स किए गए थे। जैसे कास्ट बेस पे सोशल स्ट्रक्चर उसी हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि कास्ट बहुत प्रोमिनेंट प्लेस होल्ड करती है वैदिक पीरियड में। स्पेशली अर्ली वैदिक में नहीं होगा, लेटर वैदिक में होगा, या आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। ठीक है, जैसे वानश्रम धर्म है, ठीक है, तो उसका मतलब वो पूरा कास्ट के बेसिस पे होना था। वर्णा, वर्णा उसको बोलते हैं, वर्णा सिस्टम या वर्णा श्रम धर्म, मतलब हर एक वर्ण को अपने श्रम के हिसाब से अपना धर्म फॉलो करना होगा। तो चार वर्णास थे, जैसे कि ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्यास थे, शूद्रास थे, ये चारों इसमें रहेंगे। ठीक है, और हर एक वर्ण का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता था। एंड जैसे कि किंग है, राजा है, राजा की अपनी ड्यूटी होती थी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, यू नो, वो अपने आप को कुछ अपने वर्णा के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको फंक्शन करना होता था जिस भी वहाँ पर रहेंगे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा कि इन्हीं को बर्थ के बेसिस पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसे स्टेटस बाद में आ गया। शुरू में ऐसा नहीं था। तो हम देखते हैं कि सारी जो कास्ट थी या जो वर्ण थे, ऐसा नहीं था कि इक्वली प्रिविलेज थे, उनको सभी को इक्वल राइट्स नहीं थे, ड्यूटीज उनको कुछ असाइन की गई थी। इसमें से जो सुपर वर्णास थे, मतलब जो डोमिनेंट वाले होंगे, एकदम सुपर वाले होंगे, वो थे ब्राह्मण्स और क्षत्रियास। ये रूलिंग क्लास के पार्ट थे उस टाइम के। ठीक है, और इनमें इनकी जो ड्यूटी हुआ करती थी लार्जली सोशल हुआ करती थी। अब क्योंकि जो वर्णास थे आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है, इस तरीके से रिलेटेड थे कि एक सोशल ऑर्डर बन सके। जैसे मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल को कोई ड्यूटी दी गई है, तो अगर उसने वो ऑर्डर को वायलेट किया तो उसको एंटी सोशल माना जाता था। ठीक है, एंड इस तरीके से हम देखेंगे कि हिंदू थ्योरी वुड ओवरकम द एंटीथेसिस ऑफ दिस मैन वर्सेस स्टेट। हिंदू थ्योरी में ये रहेगा कि जो स्टेट ने बोल दिया, स्टेट लोगों की अपनी ड्यूटी है, और ड्यूटी अगर आप वॉलेट करते हो तो आपको एंटी सोशल माना जाएगा, उसको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बताया गया। ऐसा ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में तो मैन वर्सेस स्टेट हो रहा था, एक थीसिस है, एक एंटी थीसिस है, उसका सिंथेसिस निकल के आता था। कभी कोई अपना बताता था, दूसरा अपना बताता था कि इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है या मैन इम्पोर्टेंट है या स्टेट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो
उस टाइम पे बनाई गई थी, एंशियंट टाइम की बात है, धर्मशास्त्र से रिलेटेड अगर हम देखें तो एंशियंट इंडिया में क्षत्रियास थे, ब्राह्मण्स के साथ में इनका नेक्सस था, ये रूलिंग क्लास का पार्ट बनते थे। लेकिन आगे जाकर के देखेंगे क्षत्रियास, ब्राह्मण्स और वैश्यास तीनों मिलकर के रूलिंग क्लास का पार्ट बन जाएंगे। अब एक वर्ण रहेगा, दैट इज शूद्रास। शूद्रा सर्विंग क्लास का पार्ट बन गए। तो यानी जो चीज हम देखते हैं कि पहले वेस्टर्न ट्रेडिशन में हमको देखने को मिली थी, वही चीज इंडियन ट्रेडिशन में भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्षत्रियास, ब्राह्मण्स एंड वैश्यास तीनों मिलकर के रूलिंग क्लास का पार्ट बन जाएंगे, और जो शूद्रास होंगे ये सर्विंग क्लास में आ जाएंगे, काइंड ऑफ स्लेव क्लास। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Are you guys able to understand it? Let me refresh. Okay. Serving class becomes agriculture. आप लोगों को आवाज आ रही थी? मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, मुझे लगा कि आप लोग ये तो इतने सारे कमेंट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए यहाँ से एकदम। टेलीग्राम पे एक्चुअली मैंने फ़ोन अपना साइलेंट पे रखा हुआ है, एंड टेलीग्राम ओपन नहीं किया हुआ, सो आई डिड नॉट इवन सी योर मैसेजेस। ओके, अच्छा सुन तो सब कुछ रहा था ना? मैंने धर्मशास्त्र स्टार्ट किया था, और धर्मशास्त्र के बाद मैंने वर्ण सिस्टम की बात की थोड़ा बहुत, अभी वर्ण सिस्टम की ही बात कर रही हूँ मैं। ये चीज़ समझ में आई थी कि पहले नेक्सस होगा ब्राह्मण्स और क्षत्रियास का, लेकिन बाद में वैश्य क्लास भी रूलिंग क्लास का पार्ट बन जाएगी, एंड शूद्रा सर्विंग क्लास का पार्ट होंगे। ठीक है, इट्स इकोइंग। सभी को क्लियर आ रही है कि इको हो रही है मेरी वॉइस? क्लियर है? मैं वही सोचूं कि आपका ग्रुप इतना शांत नहीं बैठता है, इतना शांत क्यों है कि सब बैठ करके से सुन ही रहे हैं। दैट्स व्हाई। चलो ठीक है, अभी आई हैव टर्न्ड ऑन माय नोटिफिकेशन फॉर टेलीग्राम। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं रिंगर पे डाल देती हूँ उसको, इन केस कोई नोटिफिकेशन आता है तो आई गेट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो उस टाइम पे बनाई गई थी, गवर्नमेंट पार्टनरशिप में बनाई गई एंशिएंट इंडिया में। अपर वर्णास कौन कौन से थे? क्षत्रियस और ब्राह्मण्स थे, लेकिन बाद में इसमें वैश्यास भी मिल जाएंगे जो रूलिंग क्लास का पार्ट बन जाएंगे। तो हम देखेंगे कि टेम्परेरीली जो पावर होगी वो हम देखेंगे कि क्षत्रियस के पास में रहेगी। ठीक है, और जो स्पिरिचुअल पावर होगी वो रहेगी ब्राह्मण्स के पास में। ठीक है, तो जो वैश्य होंगे वो ऐसे ऑक्यूपेशंस पे एंगेज थे। अब क्वेश्चन आ रहा था कुछ बच्चों का कि क्या शूद्रास का एग्रीकल्चर होगा? वैश्यास जो थे इनका एग्रीकल्चर रहेगा। ठीक है, वैश्यास का एग्रीकल्चर रहेगा। 16 संस्कार का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हिंदू ट्रेडिशन में हमें हालांकि ये पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर चाहते हैं कि 16 संस्कार आपको पढ़ाए जाएं, ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट आता है। ठीक है, इसमें कुछ राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे संस्कार हैं हिंदू में दिए गए हैं कि बर्थ से लेकर के डेथ तक हमको ये धर्म, हिंदू धर्म के 16 संस्कार हमको फॉलो करने होते हैं, शुरुआत से लेकर के एंड तक। जैसे कि इसमें ना हिंदू वे ऑफ लाइफ रहेगा, जैसे कुछ रिचुअल्स होंगे जो आज के टाइम पे, आज के ज़माने में इतने नोन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट इनके सिग्निफिकेंस रहा करती थी पुराने ज़माने में। तो अगर स्टार्ट करें, जैसे एक था गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान ये होता है कि मतलब यू नो लाइक
अपनी डायनेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए गर्भाधान यानी प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रोजेनी को बियर करना होता है, डायनेस्टी, ताकि आपका वंश चलता रहे। ठीक है, तो एक तो ये संस्कार हो गया। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आज के टाइम पे, हम क्यों पैदा करें बच्चे, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि अगर कोई भी पैदा हुआ है, ठीक है, तो कल को उसको दुख तो झेलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप भी पैदा हुए थे, तो कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट आया होगा जिसमें आपको चोट लगी होगी या आपके बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा होगा, एंड यू मस्ट बी क्राइंग अ लॉट। तो सिकनेस जितनी आती है उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वही चीज़ होती है कि काफ़ी इसमें लोगों को डाउट ये रहता है कि हमको नहीं करना है, ये डायलेमा आता है। तो हिंदू संस्कार में सबसे पहली चीज बोली जाती है कि ये करना सही रहता है ताकि वंश आपका आगे बढ़ता रहे, ये एक संस्कार है उस डायलेमा को दूर करने के लिए। दूसरा एक और संस्कार होता है जिसका नाम है पुंसवना संस्कार। ठीक है, इट इज अबाउट इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट होती है बेबी की। जब बेबी वॉर्म में होता है, गर्भ में होता है ना बेबी, तो उसको उसकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, तो उस हिसाब से आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, एक ये भी रहता है उसमें। ठीक है, दूसरा एक और संस्कार होता है जिसमें किया जाता है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, तो मतलब पैदा हुआ नहीं होता, जो उसका 4th मंथ होता है, 6th मंथ होता है, 8th मंथ होता है, उस टाइम पे तो मदर उसी टाइम से प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेगनेंसी में ही मदर बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देती है। टीचिंग लाइक स्टोरी सुन करके पढ़ाई जा रही है तो बच्चा उस पर रिएक्ट करता है। इसीलिए बड़े बूढ़े जो होते हैं घरों में, तो ये बोलते हैं रामायण पाठ कराते हैं। जब भी अगर कोई प्रेग्नेंट वेमेन होती है तो रामायण पाठ इसीलिए कराया जाता है ताकि बच्चे को मतलब वो सारे संस्कार या वो अच्छी आदतें, जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके नेचर में आती हैं। ऐसे एक और संस्कार होता है जिसमें कोई भी बैड ओमेन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि नज़र वज़र लग गई, ठीक है, हेल्थ हो गया, ताकि हेल्थ उसकी सही रहे पूरी ज़िंदगी, एज उसकी लंबी हो, उसकी उम्र, उसके लिए भी ऐसा संस्कार किया जाता है, विच इज़ जात कर्मा संस्कार। ऐसे नामकरण संस्कार तो सभी ने सुना होगा, आई एम श्योर नामकरण सबने सुना होगा, बाकी सब सुने ना हो। नामकरण का नाम से मतलब होता है ये ऐसा संस्कार किया जाता है जिसमें नाम दिया जाता है इन्फेंट को। तो उसमें कौन से दिन दिया जाता है, जब बर्थ होता है ना बेबी का, तो 11वां दिन जो होता है उस दिन नाम डिसाइड करके उसके कान में बोला जाता है, पंडित आता है, पूजा वूजा होती है और फिर नामकरण किया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके पूरा संस्कार होते हैं। कुछ ऐसे ही अन्नप्राशना संस्कार होता है। अन्नप्राशना संस्कार क्या होता है, जैसे बच्चे के जब हल्के फुल्के दांत निकल रहे होते हैं ना, तो उसको सबसे पहले तो दूध ही पिलाया जाता है माँ का, या नॉर्मल जैसे दूध पिला दिया। लेकिन एक जब पहली बार बच्चे को अन्न चखाया जाता है, ग्रेन्स या सीरियल्स खिलाए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, दैट इज अन्नप्राशन। तो ये लोग जो ब्राह्मण्स हैं उनमें आज भी फॉलो होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये संस्कार, ये 16 संस्कार वो लोग करते हैं बर्थ से लेकर के। जैसे एक और होता है निष्कर्मण संस्कार होता है, जो बच्चे के चौथा मंथ होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद उसको ब्लेसिंग्स के लिए दिया जाता है, जिसमें 5 एलिमेंट्स नेचर के, जैसे दूध दही और ये सब रहता है, और अमृत और ये सभी चीजें, उससे पूरा ब्लेसिंग्स दी जाती हैं बच्चे को जब बच्चा 4 महीने का होता है। ऐसे ही मुंडन कराया जाता है। आप में से कुछ लोगों का मुंडन हुआ भी होगा जब आप लोग छोटे होंगे, कि जो पहले बाल होते हैं सर के, उसका मुंडन कराया जाता है, रिमूव किया जाता है वो, ठीक है, उसको मुंडन बोलते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का जो सर होता है वो बहुत सख्त हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है एकदम, और इंटेलेक्चुअल पावर आती है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर होगी वो इंक्रीज होती है अगर मुंडन कराते हैं तो। ऐसे ही एक और संस्कार होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चे को फॉर्मली एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाती है, धीरे धीरे उसके कान बिंदवाए जाएंगे, जैसे पियर्सिंग कराई जाती है लड़कियों के। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्रेन डेवलप होता है, कुछ ऐसा भी माना जाता है, एक्यूपंक्चर और ये सब किए जाते हैं। ऐसे ही एक और होगा, मतलब बहुत सारे संस्कार है, ये ब्राह्मणों में ज्यादा होता है। ठीक है, तो जनेऊ पहनाया जाता है, एग्जैक्टली तो ये सभी चीजें उसमें बताई जाती हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन में है, इंडियन ट्रेडिशन में 16 संस्कार के 16 रिचुअल्स हैं जो लोग करते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों में ज्यादा करते हैं, बाकी सब में थोड़ा बहुत किया जाता है, जैसे नामकरण हो गया, या पहली बार अन्न खिला रही हैं तब हो गया।
ज्यादा नहीं करते हैं। ब्राह्मणों में ये पूरे एज इट इज स्ट्रिक्टली 16 किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अब यहाँ से आगे चले, हम बात कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट की। लेट्स नॉट टॉक अबाउट संस्कार इन डिटेल, बिकॉज अब संस्कार पढ़ करके खुद ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना वेस्ट था संस्कार डिस्कस करना, क्योंकि संस्कार पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा अनलेस कि ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो। आर्ट एंड कल्चर में भी कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही स्ट्रिक्ट में चला जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पूछ ही सकते हैं, जैसे नामकरण से रिलेटेड हो गया और मुंडन से रिलेटेड हो गया, ये पूछा जा सकता है। अदरवाइज जो आज इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं है उसको फिर भी किया जा सकता है। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि हर एक वर्ण था, जो हर एक वर्ण या क्लास हम बोलेंगे, एक उनको स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया था और वो फंक्शन उनको परफॉर्म करना था। अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसको एंटी सोशल माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब वायलेशन ऑफ द ऑर्डर माना जाएगा उसको, वो एंटी सोशल माना जाएगा। तो इस तरीके से हिंदू थ्योरी में ये बात होती है। और हमने बात की थी गवर्नमेंट की, कि शुरुआत में ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे इनका आपस में नेक्सस था, लेकिन वैश्यास जो कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर या ट्रेडिंग में प्रेजेंट थे, जो इकोनॉमिक बेसिस से पूरा इकोनॉमी को संभालते थे, वो वैश्यास रहेंगे। तो सबसे हाईएस्ट स्टेटस जो रहेगा वो रहेगा प्रीस्ट का। ठीक है, और प्रीस्ट को इनफैक्ट ये बोला जाता था कि जो स्पिरिचुअल पावर है इन्हीं के पास में होती है। तो फंक्शन यही था कि ये जो मनु ने अपना धर्म दिया था उसको इंटरप्रेट करते थे ये, और ये रिचुअल्स बताते थे किसको क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो दैट इज द प्रीस्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई राजा नया आया है तो प्रीस्ट पूजा करके ही कॉरोनेशन प्रीस्ट करेगा। ठीक है, कोई राजा नया आया, राजा को ताज पहनाना है उसका, तो उसकी एक पूजा होती थी। ठीक है, राज तिलक जब किया जाता था राजा का। ठीक है, तो ये जो पावर है ये जो क्षत्रियास के पास में आती है ब्राह्मण से डिराइव होती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि ब्राह्मण्स के पास में मोनोपोली थी एजुकेशन की पुराने जमाने में। ठीक है, और धर्म के इंटरप्रेशन भी यही करते होते थे। मतलब अब एक आम इंसान अगर जो मनु ने धर्म दिया वो पढ़ना उनके लिए मुश्किल रहेगा, संस्कृत में और ये सब रहता था, तो ब्राह्मण्स जो थे वो इंटरप्रेट करते थे। ठीक है, एंड इनफैक्ट राजा भी उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे। ब्राह्मण्स का जो स्टेटस था पुराने जमाने में बहुत हाई था। और इस इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के चलते हम देखेंगे कि रिलीजन कंट्रोल भी यही लोग करते थे। तो ऑल्दो देयर वाज नो नीड ऑफ फॉर द प्रीस्टली क्लास कि उस टाइम पे इतना ज्यादा, लेकिन पॉइंट इज कि ये सब किया जाता था। तो हमारे यहाँ पे देखो, हमने देखा कि वेस्ट के केस में स्टेट अलग होता था, सोसाइटी अलग होती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में इंडियन ट्रेडिशन में ना तो स्टेट और सोसाइटी सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, सोसाइटी को ही बोला जाता था यूजुअली इंडिया में। सोसाइटी रिलीजियस भी थी, सोसाइटी पॉलिटिकल भी थी, इकोनॉमिक भी थी, मिलिट्री भी थी, सब कुछ था। तो जनरली इंडिया में हमको एक मिश्रण देखने को मिलेगा, ऐसे डाइकोटमी अलग अलग सेपरेशन नहीं देखने को मिलेगा। और इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादातर हुआ करती थी वो राजा का राज हुआ करता था, इसलिए मोनार्की इंडिया में होगी। और ज्यादातर जो हम देखेंगे कि सोसाइटी का ये जो 4 डिविजन्स होते हैं, इसमें क्षत्रिय कास्ट जो होगी वो ज्यादातर रूलिंग का पार्ट बनेगी। ठीक है, और जो गवर्नमेंट थी वो सॉवरेन नहीं थी। गवर्नमेंट जो एंशियंट इंडिया में प्रेजेंट थी उसको सॉवरेन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसके ऑर्डर्स की कोई इस तरीके से वैलिडिटी रहेगी। मतलब इट शेयर्ड इन इट्स वैलिडिटी, जैसे कि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी अपने आप से। ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेन होगा तभी तो गवर्नमेंट काम कर पाएगी। राइट, तो सोसाइटी का जो ऑर्डर था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन गिविंग ऑल द पावर टू द स्टेट। ऐसे ही जो राजा था, राजा के पास में ही सारा जुडिशियल सिस्टम था, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में भी स्टेट के ओरिजिन के बारे में बात की गई है, जिसमें जो थ्योरी दी थी वो दी थी क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी। एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी। अब कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी होती है जिसमें लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एक होती है क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल।
इज इट स्टक? ओके। एक होती है क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल। क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल होती है जिसमें आप गॉड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। ठीक है, मैन का गॉड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था, यानी लोगों ने, देखो अराजकता थी उस टाइम पे, क्या था, मत्स्य न्याय प्रेवलेंट था। दिस इज मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का क्या मतलब होता है? मत्स्य का मतलब होता है फिश। तो आप समुद्र में देखते होंगे कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, यानी जो मछली पावरफुल होती है वो वीक मछली को खा जाती है ना, हमेशा यही है। नेचर्स रूल तो यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है। तो पहले नेचर्स रूल प्रेजेंट था, नेचर का रूल प्रेजेंट था, जिसमें ऐसा हुआ मत्स्य न्याय प्रेवलेंट था, मतलब जो भी पावरफुल होगा वो वीक के ऊपर सब्जुगेट करेगा, वीक के ऊपर कंट्रोल रखेगा। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, इसके चलते जो लोग होंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी साइन करेंगे, मतलब ब्रह्मा के साथ में एक अग्रीमेंट साइन करेंगे कि आप प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर है अराजकता, हमारी लाइफ को है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, हमको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो जब स्टेट नहीं था तो अराजकता थी, एनार्की थी, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी ये देखने वाली कि सही भी हो रहा है कि गलत हो रहा है। इसीलिए लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ब्रह्मा के साथ, और ब्रह्मा के साथ में साइन करके ब्रह्मा जन्म देंगे अपने मानस पुत्र को, हु इज मनु। और मनु फिर धर्म के बारे में बताएंगे, और मनु वो सारी बातें बताएंगे कि अगर आप धर्म अपना फॉलो नहीं करते हो तो इससे अराजकता आएगी, अराजकता कैन कन्वर्ट इनटू प्रलय, और उससे धरती का अंत हो जाएगा। तो इसलिए धर्म फॉलो करना बहुत जरूरी है, यानी जो लॉ बोला गया सेम चीज है। अगर आज जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है इंडिया में, आप लोग वो लॉ ही फॉलो नहीं करते हो तो इससे एनार्की आएगी इंडिया में, कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर होगा, सब लोग आपस में लड़ेंगे, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, और सिविल वॉर हो जाएगा जैसे सीरिया में चल रहा है। तो उसके चलते प्रलय भी आ सकती है, आगे हो सकता है कि जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स है वो ऐसे एलिमेंट्स के पास में पड़ जाएं जो इसको इस्तेमाल कर लें इसका, तो दैट कैन लीड टू एंड ऑफ द अर्थ। सो इस तरीके से रहता है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड, दिस इज द प्रीवियस स्लाइड। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, अच्छा चलो, हाँ आप लोग वो बना रहे हो ना, फ्लो चार्ट बना रहे हो आप लोग, ठीक है ठीक है। हाँ, तो कैटास्ट्रॉफी आ जाएगा, कैटास्ट्रॉफी यानी प्रलय। आगे कर टेबल को, ओके। सो इस तरीके से दिस विल हैपन। ठीक है, अब आगे क्या होगा इसके बाद? ऑरिजिन ऑफ स्टेट हमने देखा, एंड अब आता है कि धर्म, इसमें धर्म शास्त्र में, मनुस्मृति में किंग के बारे में बात की गई है कि किंग जो होता है, जो राजा होता है, राजा के क्या आइडियल्स रहेंगे, क्या चीज राजा फॉलो करेगा, राजा की क्या ड्यूटीज हैं। तो बिफोर दैट लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट धर्म, कि सोर्स क्या है धर्म का। धर्म सबसे ज्यादा धर्म शास्त्र में डिस्कस किया गया है, और धर्म शास्त्र में भी सबसे ज्यादा धर्म के बारे में बात की गई है मनुस्मृति में। और स्मृति क्या होती है? मनुस्मृति का मतलब जो मनु ने बताया, मनु ने लोगों को, ठीक है, मनु ने जो हमारे जो ये लोग थे, ब्राह्मण थे, या उस टाइम पे जो भी लोग रहेंगे, मनु ने अपना लॉ दिया यहाँ पर। तो जब मनु ने अपना लॉ दिया, तो ये जो लोग होंगे यहाँ पर जो सुन रहे होंगे, ठीक है, इनकी स्मृति में इनको याद रहा। स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। एंड मेमोरी किस चीज से आती है? इन्होंने भी सुना था जब मनु कुछ बता रहे थे, लॉ दे रहे थे। श्रुति, श्रुति मीन्स लिसनिंग, सुनना होता है श्रुति का मतलब, ठीक है। श्रुति इज हियरिंग, ठीक है। तो श्रुति वेदास को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वेदास में क्योंकि काफी सारी नॉलेज रिवील की गई, तो ये जो नॉलेज थी ये ब्रह्मा ने ऋषियों को दी थी। अब उसको याद करके उसकी मेमोरी से रिलेटेड स्मृति के बेसिस पे जो नॉलेज रिवील थी, ठीक है, वो श्रुति में पाई जाती हैं। ऑब्वियसली वो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है, इसीलिए तो श्रुति में बहुत सारी रीतियां बताई गई। रीति बोलते हैं या उसको रता बोलते हैं, RTA रता,
ठीक है। तो उसमें कॉस्मिक लॉ बताया गया है, ब्रह्मा ने पूरा बताया है नेचर किस तरीके से, क्या लॉ है नेचर का, यूनिवर्स को चलाने का क्या लॉ है, किस तरीके से यूनिवर्स काम करता है। तो धर्म उसी में बताया गया है कि ह्यूमन सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो लॉ फॉलो किया जाएगा वो होगा धर्म। और ये रता पे बेस्ड होगा, रता मतलब कॉस्मिक लॉ पे बेस्ड होगा कि ह्यूमन सोसाइटी को कैसे किया जाएगा, जो कॉस्मिक यूनिवर्स का जो लॉ होता है उसके बेसिस पे इसको फॉलो किया जाएगा। तो मनुस्मृति में बहुत सारी बातें की गई जो मैंने आपको बताई, जैसे वर्णा सिस्टम था, पुरुषार्थ थे, संस्कार थे, 16 संस्कार हैं, 16 ऐसे रिचुअल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जो अगर आप हिंदू हो तो आप फॉलो करोगे उसको। ऐसे रिचुअल्स को संस्कार बोलते हैं। ठीक है, तो ये गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है और आखिरी का आता है अंत्येष्टि संस्कार। बस इतना थोड़ा बहुत याद रखना है, सारे डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति में साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ स्टेट को डिस्कस किया गया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और आखिरी बात जो थी वो थी आइडियल्स ऑफ किंगशिप, कि एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। तो मनुस्मृति में ये बात की गई है कि जो राजा होता है, राजा एक डिवाइन पर्सनालिटी होती है। ठीक है, मतलब भगवान का ही इनको स्थान दिया गया है कि भगवान ने इनको अपने पोजीशन पे बिठाया हुआ है। तो 8 जो गॉड हैं, इन्होंने अपनी अपनी पर्सनालिटी का एक पार्ट दिया है राजा को। ठीक है, जैसे कि इंद्र भगवान, अग्नि देवता, वायुदेव, सूर्यदेव, वरुण, चंद्रमा, चंद्रदेव, यम हो गए, कुबेर हो गए, ये जो 8 भगवान हैं, इनका एक एक पार्ट सब राजा के अंदर में इनकी पर्सनालिटी का पार्ट प्रेजेंट है। इसीलिए ये बोला जाता था कि जो भी राजा है, राजा एक डिवाइन पर्सनालिटी है, उसको भगवान का स्थान दिया गया राजा को, कि जो भी चीज राजा बोलेगा वो सभी सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर किंगशिप में जब हम कंपेयर करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी हमने देखा कि राजा का राज्य कैसा होगा, हमने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी डिवाइन पर्सनालिटी ही माना गया था। वहां पर भी राजा को कि ये भगवान के डिसीजंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जो भी राजा बोलते हैं इसका मतलब ये भगवान ने बोला है, तो आप वो चीज फॉलो करोगे। तो वेस्ट कंट्रीज में डिवाइन पर्सनालिटी भी थी और राजा के पास में डिवाइन राइट्स भी थे। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स याद रखो कि राजा के पास में सारे राइट्स थे, राजा कोई भी डिसीजन दे सकता था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में और वेस्ट कंट्रीज में डिफरेंस ये था कि इंडिया में सिर्फ डिवाइन पर्सनालिटी थी, उसको राजा के स्थान पे रखा गया, लेकिन इसमें डिवाइन राइट्स नहीं होंगे राजा के, क्योंकि राजा खुद लॉ के अंडर में होगा इंडिया में। बाहर क्या है, किंग इज अबव लॉ, लेकिन इंडिया में किंग इज अंडर लॉ। वो भी तो, उसके ऊपर भी तो एक धर्म है जो किंग को अपना धर्म फॉलो करना है, तो वो भी धर्म के ऊपर नहीं आएगा, धर्म के अंडर ही आएगा। क्योंकि आप कोई भी वर्णा से बिलोंग करते हैं, चाहे आप राजा हैं चाहे आप ब्राह्मण हैं, आपका एक धर्म है जो आपको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? स्लाइड नॉट विजिबल, स्लाइड क्योंकि विजिबल नहीं है, मैं लिख भी नहीं रही हूँ कुछ अभी। कई लोग बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज इन द सेंस आवाज रुक रही है बीच में? नो, बीच में कोई नहीं रुकी। भारती, प्लीज टेल मी ऑडियो वीडियो इज क्लियर। तो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मेरी साइड से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ बोलने पे, क्योंकि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। मैं चाह रही थी कि धर्मशास्त्र और ये सब कंप्लीट हो जाए ताकि मॉडर्न इंडिया शुरू हो सके, हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू हो सके। बट ठीक है, आया समझ? नहीं, कमेंट्स मुझे विजिबल थे। कुछ कमेंट्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। अब मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं डिस्कस करते करते आपके कमेंट्स का भी जवाब दूँ। आई हैव टू फर्स्ट फिनिश द टॉपिक। ठीक है, इफ किंग डज नॉट फॉलो धर्म अकॉर्डिंग टू मनु, सच किंग विल गो टू हेल। यस, ही इज राइट।
क्योंकि राजा भी तो उसी के अंडर में आएगा ना, धर्म के अंडर में। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न में आता है इंडिया। तो ईस्ट में और वेस्ट में डिफरेंस क्या है कि इंडिया में सिर्फ राजा की डिवाइन पर्सनालिटी थी, उसके पास में डिवाइन राइट्स नहीं थे। वेस्ट में दोनों चीजें थी, डिवाइन पर्सनालिटी भी थी और डिवाइन राइट्स भी थी। यहाँ पर राइट्स इसलिए नहीं होंगे राजा के, क्योंकि राजा खुद एक धर्म के अंदर में आता था, धर्मा होता था इसका, जो इसको फॉलो करना है, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो ऐसा राजा नरक में जाएगा। तो डिवाइन राइट्स का क्या मतलब होता है? डिवाइन राइट्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी। वेस्ट कंट्रीज में अगर मोनार्की है, मान लो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कोई राजा है तो उसके पास में एब्सोल्यूट पावर होगी। फिलोसोफर किंग को याद करो, फिलोसोफर किंग में जो प्लेटो है उन्होंने एब्सोल्यूट पावर दी थी। इंडिया के केस में राजा के पास में एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी, क्योंकि ये खुद धर्म के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो किंग्स को भी अपना राज धर्म फॉलो करना होगा। और राज धर्म कौन सा होगा? इनका धर्म राज धर्म होगा जो ब्राह्मण्स ने बताया था, क्योंकि ब्राह्मण्स ने इंटरप्रिटेशन की थी लॉ की। ये मनु ने जो बोला था, मनु स्मृति में, स्मृति में है, जो उनकी मेमोरी में है, जो भी मनु ने बोला था उस चीज को इंटरप्रेट करके बताते हैं कि ये राजा का धर्म है, ये इनका धर्म है, सभी का अपना अपना धर्म है। अगर राजा धर्म फॉलो नहीं करेगा तो ऐसा राजा नरक में जाएगा। और इंडिया के केस में भी हम देखेंगे कि हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन था ये, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हेरिडिटरी रहेगा, उसी का बच्चे राजा बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई लायक है तो वो राजा बन जाए, ऐसा प्रेजेंट नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो क्षत्रिय धर्म था वॉर करना। ठीक है, और उसमें कुछ ड्यूटीज बताई गई किंग की, कि किंग की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो अब ड्यूटीज पे ध्यान रखेंगे कि ड्यूटी क्या है इनकी, किंग की ड्यूटी समझते हैं। सबसे पहले थी कि किंग की डिफाइंड पर्सनालिटी है, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको, ये सभी चीजें बता दी है मैंने। डिफाइंड पर्सनालिटी इंडिया में क्या था एंड ये पूरा बता चुकी हूँ। अब ड्यूटीज ऑफ किंग देखते हैं। थिंक उसकी स्लाइड मैंने आगे ऐड नहीं की थी, तो मैं बिना अब स्लाइड के पढ़ाऊंगी आपको ये टॉपिक। ठीक है, अब इनकी ड्यूटीज कौन कौन सी थी? ड्यूटीज थी, सबसे पहला था कि एक राजा को वेदों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वेदों की नॉलेज इनको होनी चाहिए। दूसरा, ये जो ब्राह्मण्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। एक अच्छा राजा वही राजा होता है जो ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करता है, ऐसा बताया गया। ठीक है, इसके अलावा मनुस्मृति में ये भी मेंशन किया गया है कि एक अच्छा राजा वो होता है जो हमेशा सुबह जल्दी उठता है। एक अच्छा राजा वो होता है जो दिन में नहीं सोता है। अब कितने सारे हैं जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं, और उसके बावजूद थोड़ा बहुत काम करने के बावजूद दिन में वो लोग सो जाते हैं, और उसके बाद शाम को थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो ये आइडियल्स बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में ये सब बातें बोली गई। साथ में ये भी बोला गया कि किंग को ज्यादा गैम्बलिंग में, हंटिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, स्मोकिंग मत, मतलब ड्रिंकिंग मत करो, डांसिंग मत करो, ज्यादा इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। एक अच्छा राजा वही होता है जो ज्यादा विमेन के साथ में इंडल्ज नहीं होता है। ठीक है, महिलाओं के साथ में जो ज्यादा इंडल्ज नहीं होता। एक अच्छा राजा वही होता है जो ब्राह्मण्स की डेली पूजा करता है, ब्राह्मणों की। ऐसे ही एक अच्छा राजा वो होता है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए पब्लिक यूटिलिटीज कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे मान लो कि कुछ लोग हैं जो ट्रैवलर्स हो गए, मान लीजिए ट्रैवलर्स आ रही हैं आपके राज्य में, तो ट्रैवलर्स के लिए रोड इस तरीके से तैयार की जाए कि जैसे अशोका के टाइम पे था, रोड के दोनों साइड हम देखेंगे कि बड़े बड़े पेड़ लगाए गए थे। ठीक है, और ये जो बड़े बड़े पेड़ थे ये छाया प्रोवाइड करेंगे जो भी लोग का वो है, क्या नाम है, ट्रैवलर्स हैं, ताकि जब वो गर्मी में इतना चल करके आ रही हैं तो उनको गर्मी ना लगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से पब्लिक यूटिलिटीज में आ गया। तो यानी सिटीजन्स और जो फॉरेनर्स जितने भी आ रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए राजा काम करेगा। तो ये कुछ एक अच्छे राजा की क्वालिटीज है। और
यही सब क्वालिटीज हमारी मनुस्मृति में बताई गई। जैसे एक और क्वालिटी थी कि किंग को 4 पुरुषार्थ फॉलो करने होंगे। तो 4 पुरुषार्थ कौन-कौन से थे? कि पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये रहेगा उनका। दूसरा ये था कि जितने भी राज्य में अनाथ हैं, जितने भी अनाथ हैं, उन लोगों की केयर करनी है। एक अच्छा राजा उनकी भी केयर करता है। तो किंग एडमिनिस्टर करेगा, मतलब मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया है राज्य में, तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग किंग उस बंदे को पनिशमेंट देगा जिसने भी ऐसा काम किया है। लेकिन पुराने टाइम में मनुस्मृति में हम देखेंगे, जब भी लॉ की बात आती है तो मनुस्मृति में इक्वालिटी बिफोर लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे कि हम याद करो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब जब भी लॉ की बात आएगी तो किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। मनुस्मृति में ऐसा नहीं था। इंडियन ट्रेडिशन में ये चीज मेंशन की गई है कि जितना जो वर्ण होगा कम होगा, उतना ही उसकी जो पनिशमेंट रहेगी हाई रहेगी। मतलब अगर किसी शूद्रा ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके चलते उसी सेम ऑफेंस के लिए उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। अगर सेम ऑफेंस मान लीजिए किसी राजा ने किया है, लेट्स सी दैट राजा का बेटा था, प्रिंस था, उसने किसी को मार दिया, ठीक है, किसी ऐसे को मारा जिसका मतलब नॉर्मल आदमी, ठीक है, ऑर्डिनरी मैन को। तो उस सिचुएशन में उसके बेटे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, थोड़ा वार्निंग दे दी या फिर उनको फाइन दे दिया, ठीक है, इस तरीके से, या उनको बोला कि आप मतलब 1 महीने के लिए उन गुरु के अंदर चले जाइए और वहाँ पर सीख करके आइए। ऐसी चीज़ें पनिशमेंट में दी जाती थी। अगर किसी ऑर्डिनरी मैन ने, किसी शूद्रा क्लास के जैसे मतलब किसी लोअर वर्ण के अगर किसी आदमी ने यही क्राइम कमिट किया होता तो उसको सीधा कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। तो यानी एक चीज़ तो साफ है कि मनुस्मृति में ये चीज़ मेंशन की गई है कि इंडियन ट्रेडिशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं था, और इक्वालिटी बिफोर लॉ आया है ब्रिटिशर्स से, ठीक है। क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ किंग भी बताए। हाँ, क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ किंग भी बताए हैं, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आई थिंक क्वालिटीज ऑफ अ किंग इज एनफ। क्वालिफिकेशंस में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो कॉन्सेप्ट, यस, मैकले। हाँ, आगे हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ और ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है, इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाएगी, पहले नहीं थी। तो मनुस्मृति में टैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है, इकोनॉमी से भी डील किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर टैक्सेस आपको लगाने हैं तो टैक्सेस कैसे लगाए जाएंगे। उसके हिसाब से ये होता है कि टैक्सेस लगाए जाएंगे लैंड के हिसाब से। मान लो ये लैंड है, ठीक है, लैंड के हिसाब से जितनी ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी उतना ही उस पर टैक्स रहेगा, ज्यादा टैक्स रहेगा। और टैक्स की जो मिनिमम लिमिट थी वो थी, मतलब मैक्सिमम लिमिट थी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। मान लो यहाँ से 600 किलो अनाज हुआ है, ठीक है, तो उसका 1/6 प्रोड्यूस राजा को जाएगा। 1/6 यानी 100 किलो ये जाएगा राजा को, बाकी का जो 500 बचेगा वो जिसपे किसान ने उगाया है इस पे उसको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टैक्सेस हुआ करते थे उस टाइम पे। अब मान लीजिए कि कोई, अब ये तो फर्टाइल लैंड है, कोई मान लो इतनी फर्टाइल नहीं थी अगर, तो एक छोटी लैंड थी, छोटी लैंड मतलब उतनी लैंड थी लेकिन ज्यादा उस पर उपज नहीं होती है, तो उसके हिसाब से अभी जो 1/6 है, जो आपको एक छठा हिस्सा देना होता है, अब आपको उसका 8वां हिस्सा देना होगा। अब जो पहले 1/6 था फर्टाइल लैंड में, अब लेस फर्टाइल लैंड में आपको उसका 8वां हिस्सा देना होगा, 1/8 हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ऐसे ही मान लो लीस्ट फर्टाइल है कि बहुत मतलब बहुत ही कम पैदावार होती है उस पे, तो फिर उस सिचुएशन में 1/10 हो जाएगा। और जो भी अंडे हैं या मीट है या हनी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, इसमें से भी छठा हिस्सा जाएगा राजा को। अब ये तो लैंड से रिलेटेड हो गया। अब गाय है किसी के पास भी,
ठीक है, तो उस सिचुएशन में 1/6 जाएगा, उसका जो छठा हिस्सा होगा, जैसे मान लो 6 लीटर दूध एक गाय ने दिया, तो उसमें से 1 लीटर दूध राजा के पास में जाएगा, इस तरीके से होगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि मनुस्मृति में जो औरतें होती हैं उनको स्टेटस इतना अच्छा नहीं दिया गया, इक्वल स्टेटस पे नहीं रखा गया, इंफीरियर स्टेटस दिया गया। इंफीरियर का मतलब है, ये बोला गया था कि वेमेन को मैन के सुपरविजन में रखा जाए, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो मैन को ही रिप्रेजेंट करती हैं, उनके जो एक्शंस हैं, इसीलिए हमेशा यही होने चाहिए कि मैन उनको हमेशा सुरक्षित रखे, ऐसा माना गया। तो यानी ये तो एक इंफीरियर स्टेटस दिया ना वुमेन को। तो मनुस्मृति हालांकि काफी कंट्रोवर्शियल थी। मनुस्मृति पे अम्बेडकर ने ये बोला था कि मनुस्मृति पे तो डायनामाइट लगा देना चाहिए, वेदास और मनुस्मृति पे बम लगा करके उसको उड़ा देना चाहिए, ऐसा अनटचेबल्स को बोला भी था अपनी बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट में अम्बेडकर ने। तो काफी कंट्रोवर्शियल है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अगर मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते हैं तो कुछ लोग उसको एडमायर भी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऐसे ही फेमिनिस्ट भी क्रिटिसाइज करती हैं, क्योंकि इसमें इंफीरियर स्टेटस दिया गया है वेमेन को, कि वेमेन जो होती हैं वो उनको गार्ड करने के लिए वो मैन की सुपरविजन में रहेंगी। तो इवन फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज मनुस्मृति। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म के अलावा अगर हम देखें तो जो मेजर टेक्स्ट है मनुस्मृति का, उसमें हमें हिंदू पर्सनल लॉज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। सो दिस वॉज अबाउट मनुस्मृति। एंड मनुस्मृति में जो धर्म और दंड है उसके फीचर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि भीखू पारेख ने भी खुद हिंदू पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में जब बताया, तो उन्होंने खुद बोला कि हिंदू ट्रेडिशन में इनइक्वालिटी थी, हिंदू ट्रेडिशन इनएगैलिटेरियन था, देयर वाज नो इक्वालिटी, इक्वल नहीं माना जाता था सभी वर्णों को, ठीक है। यहाँ पर दूसरा हम देखेंगे कि हिंदू ट्रेडिशन में प्लूरलिस्टिक इन नेचर था, ठीक है, प्लूरलिस्टिक इन नेचर था। इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, शुरू में ही दी गई थी। ऐसे ही हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थॉट जो इंडिया में प्रेजेंट था, भिखू पारेख का कहना है कि बहुत ही अनक्रिटिकल है, ठीक है। इट इज इट वाज लार्जली अनक्रिटिकल, इट इज लार्जली अपोलोजेटिक, जैसा भी सोशल ऑर्डर वहाँ पे प्रेजेंट था। क्योंकि हिंदू जो राइटर्स होते हैं दे जस्टिफाई द कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड कंसेप्शन है धर्म की, कि हर एक कास्ट को अपना धर्म फॉलो करना है, उसी से कर्मा होगा, उसी से आगे भीखू पारेख ने बताया कि शूद्रास को डिग्रेड किया गया, ठीक है, स्लेव्स बनाए गए, ठीक है। तो मोरालिटी के बेसिस पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर किया गया है यहाँ पर। तो बहुत सारे जो हिंदू राइटर्स हैं जो लिखते हैं, उनका ज़्यादातर उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, जो भी मनुस्मृति में लिखा गया है, जो भी इसको सपोर्ट करते हैं, कि देखो जो मनुस्मृति है वो रूलर्स पे ज़्यादा अटेंशन देती है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसी जो टेक्स्ट होंगे हिंदू ट्रेडिशन में, वो हमको ये रूलर्स के बेसिस से ज़्यादा दिखेंगे रादर देन इस पे। तो इन एगैलिटेरियन रहेगा, इक्वालिटी नहीं होगी यहाँ पर, ऐसा बताया गया। सो दिस इज अबाउट द धर्मशास्त्र। अब क्योंकि धर्मशास्त्र हमारा फिनिश हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र में। धर्मशास्त्र में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस। एमएस, व्हाट इज एमएस? मनुस्मृति, हाँ, यस। टाइमलाइन, एंशियंट इंडिया, एंशियंट पॉलिटिकल थॉट है ना, तो टाइमलाइन तो उसी टाइम की रहेगी, लेटर वैदिक पीरियड की जो टाइमलाइन है वो हिंदू ट्रेडिशन की धर्मशास्त्र की टाइमलाइन रहेगी। अंडरस्टूड? डिफरेंस बिटवीन इनइक्वालिटी एंड इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, कार्तिक। इक्वालिटी मतलब सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाए, ठीक है।
इनइक्वालिटी होती है कि अलग अलग स्टेटस थे। जैसे मैंने आपको बताया हिंदू ट्रेडिशन में इनइगैलिटेरियनिज्म था, यानी इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है ब्राह्मण्स का हाईएस्ट स्टेटस था, ब्राह्मण्स के साथ में इवन क्षत्रियस का भी था। उसके नीचे हम देखेंगे, सबसे ऊपर तो खैर ब्राह्मण्स का था, उसके बाद क्षत्रियस थे, उसके नीचे वैश्यास थे, और सबसे नीचे थे शूद्रास। तो यहाँ पे स्टेटस नहीं है इक्वल। हम क्या देखेंगे कि किसी ने भी अगर इन कास्ट से या इन वर्णों से अगर किसी ने क्राइम कमिट किया, तो जितना छोटा वर्ण होगा उतनी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तो ये तो इनइक्वालिटी हुआ, इनइगैलिटेरियनिज्म हुआ। ठीक है। हाँ जी, ये लेटर वैदिक पीरियड टाइमलाइन से आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ से, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं व्हाई दे आर क्रिटिकल ऑफ दिस इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कि वो लोग बोलते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पॉलिटिकल विजडम नहीं था। ठीक है, इंडिया लैक्स पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल विजडम। तो कहाँ तक सच है, ठीक है। तो आप उसमें सभी स्कॉलर्स पूरी डिबेट बताइए और कि ये सब गलत है, इंडियन ट्रेडिशन में कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है, इंडियन ट्रेडिशन में बैलेंस वे ऑफ लाइफ है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या डिफरेंसेस है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं डिफरेंसेस डायरेक्ट, कि क्या क्या सिमिलर। देखो डिफरेंस जहाँ पर वर्ड आपको दिख गया, डिफरेंस का मतलब है कि आप लोग डिफरेंस में सिमिलैरिटीज भी लिखेंगे, और जो भी कंपैरिजन आता है, मान लीजिए कंपैरिजन का वर्ड है कि कंपेयर करके बताओ क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या इसमें डिफरेंसेस है, मतलब क्या क्या सिमिलर नहीं है। तो ये जो टेबल आपको बताया था, ये इसमें डिफरेंस रहेगा। इसी में इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप इसमें डाल सकते हो। टेबल में बहुत सारे डिफरेंसेस अभी मैंने आपको बताए हैं हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। एक क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि भिखु पारेख की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग क्या डिवीजन थी, और साथ में भिखु पारेख ने हिंदू ट्रेडिशन पे क्या कहा है। ठीक है, हिंदू ट्रेडिशन पे क्या कमेंट्री की है भिखु पारेख ने। भिखु पारेख का कहना था कि हिंदू ट्रेडिशन इनइगैलिटेरियन है, वो सभी बातें मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, और फिर आता है धर्मशास्त्र से। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो धर्मशास्त्र में ये आ सकता है कि व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ धर्मशास्त्र, क्या क्या चीजें थी। ठीक है, फीचर्स बता दीजिए धर्मशास्त्र के, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन धर्मशास्त्र। दैट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। Asking about that if Manusmriti is a part of Vedas or Vedas derived their form from Manusmriti. Okay, देखिए मनुस्मृति से ही वेदास हैव कम। ठीक है, वेदास आर नॉट पार्ट ऑफ मनुस्मृति, मनुस्मृति से ही वेदास आए हैं, ये याद रखिए। स्मृति इज समथिंग मेमोरी। ठीक है, तो मनु ने जो भी लॉज बनाए वो मेमोरीज में रहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर अच्छे से क्लैरिटी से कवर नहीं की है, इससे पता चल रहा है आपको। आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कवर कीजिए, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से कवर कीजिए। यहाँ पर तो पॉलिटिकल थॉट से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा डिटेल में और जाइए। ठीक है, यस, मनुस्मृति इज द फर्स्ट मोस्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन केस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, इट इज द फर्स्ट। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन प्रिया, आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रही हैं 2020 के लिए कि 21 के लिए? ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। अब हमारा धर्मशास्त्र हो चुका है, अब बात करते हैं दंड शास्त्र की। तो हम कौटिल्य के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर बहुत लोगों को कौटिल्य के बारे में पता ही होगा। चाणक्य नीति सुनी है आपने? यूट्यूब पे एक चैनल है चाणक्य नीति करके, ये चाणक्य की उसमें प्रिंसिपल्स, चाणक्य की टीचिंग्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ज्ञान देती हैं, सुननी चाहिए आपको। ठीक है, तो आज कौटिल्य के बारे में बात करेंगे हम कि कौटिल्य की क्या थॉट्स थे। ठीक है, तो कौटिल्य ने बुक ली है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी, अब ये एक अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी और स्टेट से रिलेटेड, उससे हिसाब से ये दंड शास्त्र का ही ट्रेडिशन है, उसी में अर्थशास्त्र आता है। दंड शास्त्र के अंदर अर्थशास्त्र आता है। ठीक है, जिसमें हमारे सिलेबस में कौटिल्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइम इशू ये है इसमें कि कौटिल्य जैसे मैकियावेली थे, ये भी स्टेट को लेकर के काफी बात करते हैं कौटिल्य। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड काफी
इसमें एडवाइसेस देते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा के एक्शंस कैसे होने चाहिए, ये सभी उसमें लिखा है। तो मेन मेन आइडियाज क्या थे इसमें? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कौटिल्य अगर दंड की बात कर रही हैं, अगर पनिशमेंट या एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म की भी इसमें बात होगी। क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में है कॉन्टिन्यूटी, कि अगर एक बार एक पॉइंट आ गया तो उस पॉइंट को कॉन्टिन्यूसली फॉलो किया जाएगा। आगे हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स ऐड अप हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना पॉइंट चला जाएगा, वो भी उसमें रहेगा। ठीक है, तो प्राइम इशू हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले रहेगा स्टेट क्राफ्ट का। स्टेट कैसे आप अपना स्टेट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सभी चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो कौटिल्य स्टेट क्राफ्ट को ही अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ का मतलब होता है मटेरियल वेलबींग। अर्थ मटेरियलिस्टिक थिंग। अर्थ का मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मटेरियलिस्टिक, मनी इज मटेरियलिस्टिक, तो मटेरियलिस्टिक पावर इज मटेरियलिस्टिक, सो इवन अर्थ इज मटेरियलिस्टिक। तो मटेरियल वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्र में तो ये बोलते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है राजा का, वो होता है कि लोगों की जो मटेरियल वेलबींग है उसको सिक्योर रखे। मतलब जैसे लोग रह रहे हैं आपके इंडिया में, अभी लोग मान लो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो लोगों के पास में अच्छे रहने का, खाने पीने का कुछ नहीं होगा अगर पैसा ही नहीं होगा उनके पास में। इसी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। और पुराने ज़माने में, आज तो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुराने ज़माने में जिसके पास ज़मीनें होती थी उसी को पैसे से रिलेट किया जाता था। ठीक है, इसीलिए ज़मींदार को बड़ा माना जाता था। आज के टाइम पे ज़मींदार बड़े नहीं हैं, ज़मींदारों के पास में ज़मीनें हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिसके पास आज पैसा है वो ज्यादा अमीर है। जमीन वाला भी पैसा क्या है, जमीन आप बेच दोगे तभी पैसा आएगा, लेकिन आप जब तक वो जमीन बेचोगे नहीं तब तक तो नहीं काउंट होगा ना। पुराने जमाने में लेकिन ऐसा होता था, क्योंकि पुराने जमाने पे उसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर हुआ करता था, उपज हुआ करती थी। आज का जमाना नया जमाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। एग्रीकल्चर एक लौता ऐसा तो है नहीं सेक्टर जहाँ पर सारा काम होगा। ठीक है, बाकी सभी सेक्टर्स में भी काम होता है। तो पुराने ज़माने एंशियंट टाइम की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो राजा होगा, राजा का मेन ऑब्जेक्टिव कौटिल्य ने बोला मेन है कि लोगों का जो मटेरियल वेलबींग है उसको सिक्योर करना है राजा को। और वो सिक्योर कैसे किया जा सकता है? मटेरियल वेलबींग डायरेक्टली लैंड से कनेक्टेड होता है, तो राजा को हमेशा एक्सपेंशन करना चाहिए, नई लैंड एक्वायर करनी चाहिए। तो मेन आइडिया यही था कि राजा को अगर लोगों की मटेरियल वेलबींग को सिक्योर करना है तो नई लैंड एक्वायर करनी होगी, और ये नेचुरल रहेगा। ठीक है, नेचुरल है एक स्टेट के लिए कि अगर आपको आपकी जनता को खुश रखना है, आपकी जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी लोगों को, तो आपको एक्वायर करते रहनी होगी लैंड। और इन्होंने बोला कि जो सबसे पहली लैंड एक्वायर आपको करनी है वो करनी होगी आपके नेबर की। जो भी आपके नेबर हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनकी लैंड एक्वायर करनी होगी। ठीक है, जैसे कि सपोज बीच में है इंडिया, तो कौटिल्य का कहना था कि जो आपका डायरेक्ट नेबर होता है ना, ये आपका दुश्मन होता है और इसी की लैंड आपको एक्वायर करनी होती है। क्योंकि ये अगर आपका नेबर है तो आपका नेबर भी यही सोच रहा है कि कैसे एक्सपेंशन किया जाए, क्योंकि एक्सपेंशन आप ऐसे करते हो चारों दिशाओं में, तो आपके जो नेबर्स होते हैं आसपास के, वही आपके डायरेक्ट एनिमीज होते हैं। इसीलिए तो कौटिल्य रियलिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। इन्हें नेहरू ने इंडियन मैकियावेली बोला था। फिर एक आती है उपेंद्र कौर। उपेंद्र कौर ने कहा है कि जो मैकियावेली है वो इंडियन कौटिल्य है, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में आए थे कौटिल्य, एंड मैकियावेली जो है वो मॉडर्न एज में आए हैं, दैट्स व्हाई। सो ये बोला गया। ठीक है, तो इसमें कौटिल्य के जो आइडियाज थे, देखो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छे आइडियाज थे कि सबसे पहले तो हमको हमारी लैंड को एक्सपैंड करना है। ठीक है, और आपके जो पड़ोसी होते हैं उसी की वो सबसे पहली लैंड होगी जो आपको एक्वायर करनी है। तो इसके बेसिस पे कौटिल्य ने बोला कि जो आपका पड़ोसी होता है वो आपकी नेचुरल एनिमी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जो भी आपका पड़ोसी है, आपके आपके पड़ोसी के साथ में जो रिलेशन रहेंगे वो होंगे रिलेशन ऑफ वॉर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेशन ऑफ
वॉर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है पेपर में। कौटिल्य को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कौटिल्य से आए। इस साल भी क्वेश्चन आया है कौटिल्य से, हिज कॉन्सेप्ट में गांधी से आया था, गांधी से, आई थिंक कौटिल्य से भी आया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कौटिल्य से क्वेश्चन है ना इस साल। हाँ, तो आई थिंक क्या क्वेश्चन था उनके, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पे या सप्तांग से आई थिंक रिलेटेड है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कौटिल्य से बनता है। एंशियंट में ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप एक तो डिफरेंसेस पे ध्यान दें और एक जो डिबेट बताई है उस डिबेट पे ध्यान दें। तीसरा है कौटिल्य की जितनी थ्योरीज हैं टिप्स पे होनी चाहिए आपको वो थ्योरीज, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स पूछे हैं उसमें, तो वो टिप्स पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो उसमें इसके बारे में बात की गई है, कौटिल्य ने बात की है कि आपको आपके जो नेचुरल जो नेबर्स होते हैं, जो डायरेक्ट नेबर्स होते हैं, वो आपके नेचुरल एनिमीज होते हैं। तो इस सिचुएशन में चाइना एंड पाकिस्तान हमारे डायरेक्ट नेबर्स हैं, तो चाइना और पाकिस्तान हो गए हमारे नेचुरल एनिमी। कौटिल्य ने बोला कि उसके बाद अब देखो यहाँ पर है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का डायरेक्ट नेबर हो गया, ऐसे ही इंडिया भी पाकिस्तान का डायरेक्ट नेबर हो गया। तो पाकिस्तान को सेंटर में रख कर सोचोगे तो अफगानिस्तान और इंडिया इसके हो गए दुश्मन, ठीक है। और क्योंकि ये पाकिस्तान का दुश्मन है अफगानिस्तान, तो हमारा दोस्त हो गया, एनिमी ऑफ एनिमी इज आर फ्रेंड। ऐसा चीज कौटिल्य ने बोली कि हमारा जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो कौटिल्य ने यही चीज बोली है अपनी थ्योरीज में। तो कौटिल्य हमें अपनी बुक अर्थशास्त्र में बताते हैं कि आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपका जो कंट्री है, आपका जो स्टेट है वो स्ट्रांग रहे, वॉर कैसे लड़नी है। कौटिल्य हमें बुक में बताते हैं कि प्लानिंग कैसे करो, बैलेंस ऑफ पावर कैसे मेंटेन करके रखो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। इनफैक्ट जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, जियो पॉलिटिक्स मतलब जो पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज के साथ में, जो आप लोग लड़ते हो, कैसे लड़ना है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो पहली टेक्स्ट बुक जो लिखी गई है जियो पॉलिटिक्स में, अर्थशास्त्र को वो टेक्स्ट बुक बोला जाता है। अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि किसी की लैंड को अगर कैप्चर करना हो तो कैसे कैप्चर करना है, ठीक है। तो उसमें यही बोला जाता है कि देखो एक स्टेट होता है, स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। अर्थशास्त्र में स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म माना गया है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, बेबी हर एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है, ग्रो करता है ना, ग्रो करने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर ग्रो नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, बड़े नहीं होगे तो आप खाना नहीं खाओगे, उसके लिए आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही स्टेट होता है, स्टेट अगर ग्रो नहीं करेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा तो स्टेट डिके हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग तो ग्रो कर रहे हैं, वो आकर के आप पे अटैक कर देंगे, वो आप पे अटैक करेंगे तो आप डिके हो जाओगे, आप उनका स्टेट बढ़ जाएगा, समझ गए, आपका स्टेट चला जाएगा, वो राज्य चला जाएगा फिर। तो अर्थशास्त्र में इसी चीज को फिर चैलेंज किया जाता है कि देखो इंडिया का भी स्ट्रेटेजिक कल्चर था। इंडियंस जो थे, जैसे जॉर्ज टेनहेम थे, जॉर्ज टेनहेम एक स्कॉलर है, वो रिजेक्ट करते थे इंडिया का बारे में, ये बोलते थे कि इंडिया का कोई स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है। लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है ये इसको गलत साबित करता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि आज के टाइम पे, हालांकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी पॉलिसी बनाते हैं इंडिया की, वो अर्थशास्त्र के एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी 21वीं शताब्दी से जब भी शुरू हुई है, हिंदू राइटिस्ट पार्टी अब बीजेपी पावर में है, तो वही अप्रोच अपना रही है जो इंडिया के एंशियंट इंडिया के विजडम में लिखी गई है अर्थशास्त्र से रिलेटेड, वही चीजें अपनाई जा रही है। तो आज मैं इसके आइडियाज कवर नहीं करूंगी अर्थशास्त्र के, रीजन है कि अगर अभी स्टार्ट करूंगी तो कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, थ्योरीज हैं, एक ही साथ कवर करेंगे। एंड कल के लेक्चर में, कल हमारा क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं फर्दर डिस्कस करूँगी। अभी ज़्यादा मुझे बोला भी नहीं जा रहा है इतना लगातार, इसीलिए मैं आज आप लोगों के कमेंट्स पे भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रही हूँ, बिकॉज आई वांट कि जितना मैक्सिमम मैं बोल पाऊँ क्लास में, उतना मैं सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बोलूँ,
बाकी आपका कभी भी कोई डाउट होगा आगे फ्यूचर में, कल, ठीक है। हाँ, कल राइट्स एंड इक्वालिटी हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अर्थशास्त्र। बाकी इसकी थ्योरीज कवर करनी है एंड इंडियन ट्रेडिशन कवर करना है, बुद्धिस्ट वाला। उसके बाद एंशियंट खत्म हो जाएगा, फिर मॉडर्न शुरू करेंगे अगली 2 क्लासेस में। आर्ट ऑफ वॉर लाइक सुनजू क्या है? सुनजू एक चाइनीज आर्ट फॉर्म में हम देखेंगे, जैसे कौटिल्य ने दी है ना, वैसे ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जैसे लिखी थी, वैसे ही एक चाइनीज जनरल थे जिनका नाम था सुनजू। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। इन्होंने अपनी सारी चीजें चाइना से रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो उसमें लिखी है। आर्ट ऑफ वॉर एक बुक का नाम है, चाइना की एक बुक है। जैसे अर्थशास्त्र इंडिया में है, कौटिल्य हमको बताते हैं ये करना चाहिए, ऐसे ही चाइना के एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि ऐसे वॉर लड़ो। तो इनमें दोनों में सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, गोरिल्ला वॉरफेयर जैसी ये सभी इसमें रहेगा। ऑर्गेनिज्म, स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, उसको भी एक्सपैंड करना होता है, ग्रो करना होता है। ठीक है, अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो वो पेरिश हो जाएगा, मतलब डिके हो जाएगा, स्टेट का अंत हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्टेट। इसकी पीडीएफ मैं सोच रही थी कि परसों, क्योंकि बुद्धिस्ट एक बार खत्म करें तो उसके बाद पीडीएफ देती हूँ मैं, इसकी कंप्लीट हो जाए। बट इफ यू वांट आई कैन गिव यू दैट। चलो मैं अभी थोड़ी देर में इसको पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी डाल देती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग पढ़ लेना। बाकी ये टॉपिक बहुत इजी है, तो एक बार पढ़ के देखो, समझ आ जाएगा। बाय बाय।